न्यूज नेशन के खास शो में आज पास्टर बजिंदर सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला हमारे साथ मौजूद हैं। 7 साल तक बजिंदर की मिनिस्ट्री में सेवादार रही इस महिला ने अब कानूनी लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग जाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता से हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। चंगाई सभा लगाकर चमत्कार का दावा करने वाले पास्टर बजिंदर सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला आज भी पुरानी बातों को याद कर सिहर जाती है। अतीत के स्याह पन्नों को पलटते हुए ट्रॉमा में चली जाती है। उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। पुराने मंजर को याद करके सुध बुध खो बैठी पीड़िता पास्टर की मिनिस्ट्री में 7 साल तक सेवादार रही। उसका आरोप है कि उस दौरान उस पर अत्याचार हुए, धमकी दी गई और प्रताड़ित किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। अब पीड़िता अपनी लड़ाई को राष्ट्रीय महिला आयोग की चौखट तक ले आई है। पीड़िता ने राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या बातचीत हुई है अंदर और ये कि क्या आश्वासन मिला है? अंदर यही है कि जो भी बात थी सारी उनको बता दी गई, उनको पता भी थी और उन्होंने पूछी भी। और उन्होंने यही कहा है कि हम खुद सब कुछ देखेंगे, आप चिंता मत करो, आप बस सेफ रहो, ध्यान रखो, बाकी हम आपके साथ हैं। महिला आयोग ने तो इस मामले पर सो मोटो पहले से ही लिया हुआ था, फिर यहाँ पर आने की क्या वजह थी? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी इस वजह से? जी सर, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, इसीलिए आज यहाँ पे आना पड़ा था। पीड़िता को भरोसा है कि अब उसे न्याय मिलेगा। यहाँ पे होप है और सारा है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और ये है कि यहाँ पे काम होगा। पीड़िता के साथ उसके पति भी महिला आयोग पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस केस के कारण उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, सारे काम रुके हुए हैं, हम अपना जो काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑलरेडी घर में बंद हैं। दूसरी चीज़, आज 2 हफ्ते हो गए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी वो नहीं थी। उन्होंने हमको भी बताया भी, मैम ने जो चीज़ें थी उन्होंने प्रॉपर हमारे से ये बातें सुनी हैं और सारी चीज़ों में वो समझे हैं सारी चीज़ों में कि हाँ ये इतना टाइम नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अभी हम इसमें बहुत जल्दी एक मीटिंग बैठाल रहे हैं, जो एसआईटी इसमें बैठाई अब उनको इनवाइट कर रहे हैं, सारे लोगों को हम बुला करके, और इस मामले की हम छानबीन करेंगे कि ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं हुई है। इस बीच पास्टर बजिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार सुरजीत थापर ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने दावा किया कि एसआईटी जांच में सच सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। एसआईटी बैठी है, सेट की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि सेट की रिपोर्ट जो हमारे नेशनल वुमेन कमीशन ने भी मांगी है, हमारे पंजाब की वुमेन कमीशन ने भी मांगी है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो कानून बना है, देखिए जो महिलाओं के लिए कानून बना, क्या उन पर पर्चा नहीं दर्ज हुआ? पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं प्रॉपर बजिंदर सिंह की भी माँ है, बेटी है, उनकी पत्नी है, क्या उनको नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? सुरजीत थापर ने दावा किया कि पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है और इसीलिए आरोप लगाए गए हैं। जो प्रॉपर बजिंदर सिंह के ऊपर एक व्यक्ति जो बार बार पर्चा डलवा रहा है, उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या मानसिकता है? क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की छवि को खराब करना, उसको बदनाम करना, उनके ऊपर जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, वो प्रेशर बिल्ड इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको घास डाली जाए। लेकिन हम उसको सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी को कोई घास नहीं डालेंगे। देखना भी आने वाले दिने परमेश्वर हमारे साथ है। हमें पूरा न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। सच सामने आएगा, क्योंकि नहीं तो लोगों का विश्वास कानून से उठ जाएगा। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के 2 सप्ताह से भी ज्यादा बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हैं। सैयद आमिर ने पीड़िता की जो पूरी स्टोरी है उसको भी कवर किया है, न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाया है। और सैयद आमिर ने चंगाई सभा जो पास्टर बजिंदर की है, जिसमें वो अलग अलग तरीके के दावे करते हैं, उनको भी कवर किया है। आमिर, जब आप पहुंचे उस चंगाई सभा में, आपने क्या कुछ महसूस किया? और पास्टर बजिंदर या उनकी टीम की तरफ से क्या कुछ ऐसे दावे थे जो आपको भी लगा कि नहीं, ये तो असंभव सा लगता है? देखिए, वहां पे सारी चीजें असंभव ही हैं।
आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर सिर्फ हाथ रख देने से कोई इंसान चंगा हो जाए और कह दे कि हमें चंगाई मिल गई है और मेरी सारी दर्द पीड़ा दूर हो चुकी है। ये असंभव लगता है। पहली चीज ये, जब हम वहां पे गए तो दो जगह दरअसल बजिंदर सिंह जो है उनके दो चर्चेज हैं, बड़े चर्चेज हैं, वहां पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। एक है चंडीगढ़ में और दूसरा है जालंधर में। जालंधर और चंडीगढ़ में जो है संडे को ये चर्च करते हैं, लेकिन वहां जब हम गए तो हमने जो देखा, मतलब आप ये समझिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जो एक्ट हो रहा है, जो आप तस्वीरें इस समय टेलीविजन पे चैनल पे देख रहे हैं, एक्ट से ही लोग गिर जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आए, आखिर इंसान को हुआ क्या है, क्या चीज ऐसी उसने पढ़ दी है, क्या ऐसा जादू कर दिया है कि लोग गिर जा रहे हैं। और तो क्या वाकई वो चमत्कार है या फिर वो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन एडवोकेट कपूर, इस पूरी लड़ाई में जिसमें एफआईआर के बाद भी कई दिन बीत चुके हैं, कई हफ्ते बीत चुके हैं अब कहना होगा, अभी तक ना इनका बयान दर्ज हुआ है, ना पास्टर बजिंदर को कोई नोटिस दिया गया है, ना उनको तलब किया गया है, ना कोई इंक्वायरी आगे बढ़ी है जो एक फ्रूटफुल नतीजे तक पहुंच पाए। कहा जा रहा है कि जांच चल रही है। आपको लगता है अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था? देखिए, ये जो हमारे नया कानून अब अमेंडमेंट के बाद आया है, इसमें टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसकी वजह से आई वुड एक्सपेक्ट कि ये होना चाहिए था, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही 14 दिन में कंप्लीट करनी होती है और 60 दिन में इनफैक्ट उसके बाद आपको चार्जशीट भी फाइल करनी है। तो नोटिस भेज के उनको एक बारी बुला के उनका बयान रिकॉर्ड करना और पीड़िता का बयान रिकॉर्ड करना तो पुलिस की ड्यूटी है। तो अगर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी ये नहीं हुआ है तो हमें मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा के ये ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एंड पुलिस शुड फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट टू स्टेट कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया है, क्या स्टेप्स हो गए हैं और क्या स्टेप्स अभी रह रहे हैं, और इसको एक्सपेडाइट करने की एक याचिका आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है। और जब सामने वाला पक्ष पीड़िता की जो क्रेडिबिलिटी है उसको ही क्वेश्चन करने लगे, तो आपको लगता है कि पीड़िता के पास कुछ और अधिकार हैं क्या ऐसे कानूनी, जिनके आधार पर वो कह सके कि देखिए साहब मेरी छवि को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी का, डिग्निटी का कोई मामला बनता है क्या? देखिए, ये सब चीज़ें ना आर अ मैटर ऑफ ट्रायल। जैसे उन्होंने काउंटर एलिगेशन लगाए हैं इनके ऊपर, ये सारी चीज़ें तो ट्रायल में ही निकल के आएंगी, पर उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होना ज़रूरी है सबसे पहले। दूसरा, अगर इनको ऐसा फील हो रहा है और इनको आई थिंक क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी करा गया है, जो सेक्शंस मैंने पढ़े हैं इनके लगाए गए हैं इनके एफआईआर में, वो सब प्रूव होने के बाद शी इज़ एंटाइटल्ड टू फाइल डिफेमेशन, शी इज़ एंटाइटल्ड टू फाइल सिविल एंड क्रिमिनल बोथ कॉम्पनसेशन एज वेल। ठीक है। लेकिन जब पास्टर बजिंदर के सपोर्टर्स, उनकी टीम आपके ऊपर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, वो कहते हैं, जिस पर हमने पहले भी बात कर चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये सब मामला फ्रॉड है, फर्जी है, पैसे के लेन देन का मामला है, या लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसे खुद को नहीं पता वो क्या कर रही है, या किसी दूसरे के कहने पर वो इस तरीके की फर्जी शिकायत कर रही है। दुख होता है, अंदर से टूटती हैं? सर बहुत ज़्यादा दुख होता है ये बातें सुन के। इवन मेरी फैमिली ने वो मुझे फ़ोन तक देना बंद कर दिया कि इतनी गलत बातें वो लोग करते हैं फोन पर, वीडियोस में। अच्छा, वीडियोस बनाते हैं। करेक्टर को उछालना, गलत बातें करना, ब्लेम लगाना। सर कोई भी लड़की के लिए ये चीज़ आसान नहीं है। पहली बात, सामने आना ही आसान नहीं है, जैसे मैंने बताया। तो सर अगर कोई लड़की सामने आई है तो वो बेवजह या बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी हरकत के तो नहीं आई है कि उसके साथ कुछ हुआ इसीलिए वो सामने आई है। तो ये चीज़ें जो ये कहते कि झूठ है, और सर हर लड़की के ऊपर जो भी आती है यही कहते कि पैसे का था इसलिए हुआ, पैसे का था। हर कोई पैसे के लिए ये चीज़ें नहीं करता सर। ठीक बात है। मैंने आपसे एक वाकया पूछा, आपको पैनिक अटैक आया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने कहा कि नहीं मैं उसके बारे में अपना जो बातें हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं है आपके अंदर। कोई और ऐसी बात जो आपको लगता हो कि कुछ घटना आपको याद आती है जो आप शेयर कर सकती हैं, जिससे ये लोगों को पता चल सके कि पास्टर बजिंदर दरअसल में है किस तरीके की शख्सियत? सर वहाँ पे लोगों ने भी देखा है कि ये चलते लाइव में भी लोगों को मार देते हैं।
कि बाद में ये कहना कि ये काम सही से नहीं करते या रीज़न कोई और दे होता है, और लोग जो देख रहे होंगे ये चीज़, जो सुन रहे होंगे, वो उनको ये चीज़ें याद आएंगी कि हाँ वो चर्च में चीज़ें करते हैं और सभी के सामने करते हैं। सर मारते मतलब मारते पीटते हैं या जान से मार देते हैं? सर लाइव में चलते हुए भी किसी को माइक फेंक के मार दिया ओके। जोर से, कि बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं, ये चीज़ लोगों के सामने भी होती हैं। और किसी को भी थप्पड़ मार दिए, कोई भी चीज़ लोगों के सामने, सिर्फ इतना, बाकी चीज़ें तो बाद में करते हैं। और सर ये चीज़ें कंटिन्यू वहाँ पे होती है, इवन लाइव में भी कई बार ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो मारते पीटते बाकी लोगों को? जी। आपको भी मारा पीटा उन्होंने? एक बार मारा पीटा बस, या लगातार आप पिटती रही? नहीं सर, जब भी मैंने बोलने की कोशिश करी, हर बार मेरे को हार्म किया गया था। हर बार पीटा गया? जी। खुद पास्टर बजिंदर पीटते थे या खुद कोई सर, उनकी नहीं टीम का सर, आदमी था? और कोई नहीं, वो खुद ही ये चीज़ें करते थे सर। और वो कैबिन में कोई भी नहीं होता था, डराना धमकाना सारी चीज़ें। पास्टर बजिंदर के जी। कैबिन में? तो पास्टर बजिंदर के कैबिन के आसपास तो लोग रहते होंगे? सर वो जो कैबिन होता था, उस कैबिन में किसी को भी आना अलाउड ही नहीं था, परमिशन लगती थी उस कैबिन में आने के लिए भी। और जब प्रॉफिट बजिंदर वहाँ पे आते थे, उस वक्त वो कैबिन खाली होता था, मेरे सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं होता था अंदर, सभी को बाहर कर दिया जाता था। आमिर, आप भी गए हैं उस मिनिस्ट्री में, जिसको पास्टर मिनिस्ट्री बोलते हैं, आपने क्या कुछ देखा? देखिए, जब हमने इस पास्टर बजिंदर को रिवील किया, जब देश के सामने हम लेके आए, तो हमने एक पहले शो किया, नॉर्मल था। जब हम सेकंड टाइम गए तो हमको किसी भी तरीके से पास्टर से मिलने ही नहीं दिया गया। उनको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें कर रहे हैं वो इनके अगेंस्ट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने जो मेरे साथ किया वो चौंकाने वाला था। मैं आपको बताऊं कि मुझे बाकायदा गार्ड्स के साथ, उनके बॉडी गार्ड्स के साथ जो है, हमको एक कमरे में के अंदर बंद कर दिया गया। जैसे ये पीड़िता कह रही है, ठीक वैसे ही वहां पर 2-3 कमरे हैं। एक कमरा काफी अंदर है, 2 कमरे सामने हैं। वहां पर किसी और को आने की इजाजत नहीं है। आप जाइए और रात भर इनका शो चलता है। हमें वहां पर बंद कर दिया गया, मैं पूरी क्रू को वहां पर बैठा दिया गया और कहा गया आप चाय पीजिए, आप कॉफी पीजिए, लेकिन यहां से आप बाहर नहीं जा सकते। हमने कहा कि हम यहां कवर करने आए बजिंदर को, हम उनसे बात करने आए, हमें बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक यहां से बजिंदर सिंह निकल नहीं जाते। अब आप समझिए, उनका यह कहना है कि कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने फुटेज निकाल करके चलाई, हमारे बारे में बताया भी। लेकिन आप जरा सोचिए, मेरे लिए तो वही चीज काफी है ना कि आप हमें एक कमरे के अंदर बंद कर दें और हमें अपनी रिपोर्टिंग ना करने दें, हमें आपसे बात ना करने दें। तो इस तरह का रवैया जब एक रिपोर्टर के साथ, नेशनल रिपोर्टर के साथ हो रहा है, तो जरा सोचिए उस पीड़िता के साथ क्या हो रहा होगा, जो उनका काम करती थी, जो उनके बारे में बताने की बात कर रही है, जो उनके हरकतों को बताने की बात, देश के सामने लेकिन इसका भी आपके पास कोई सबूत तो होगा नहीं। आपने तो ये महसूस किया, झेला। पास्टर बजिंदर की टीम का कोई आकर कहे कि क्या सबूत है आपके पास, जैसे पीड़िता से पूछा जा रहा है क्या सबूत है आपके पास भी इसका कोई सबूत नहीं होगा। देखिए, हमने बकायदा जब हम वहां पे पहुंचे, बकायदा इन्होंने खुद दिखाया है, उसमें सीसीटीवी कैमरा निकाल के खुद दिखा रहे हैं कि देखिए ये रिपोर्टर यहाँ पे बैठा हुआ, इनका पूरा क्रू टीम यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है। दरअसल वो शो चल रहा है अलग, 3 घंटे का एक पूरा शो होता है। उस 3 घंटे के अंदर लोगों को इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों आंखें मूंदे हुए, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। और दूसरा यह कि वहां पर बैठा करके पूरा टाइम निकाल दिया गया, हमें मिलने नहीं दिया गया। जब तक पास्टर बजिंदर वहां से चले नहीं गए, तब तक हमें वहां से निकलने नहीं दिया गया। ठीक है, हमारे साथ इस खास शो में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियांक कानूनगो जी जुड़ चुके हैं। आप सदस्य हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। प्रियांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। न्यूज़ नेशन की ये जो सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम है, इसमें आज वो पीड़िता हमारे साथ मौजूद है जिसका गंभीर आरोप है पास्टर बजिंदर पर। आरोप यौन शोषण का है, यौन शोषण जो सालों तक चलता रहा, अत्याचार जो लगातार सालों तक चलता रहा। अब वो पीड़िता आगे आई है, एफआईआर दर्ज कराई है पंजाब में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। पीड़िता का आरोप है कि लगातार उसको धमकियां दी गई हैं जान से मारने की। सिर्फ पीड़िता को नहीं, उसके परिवार को भी, और भी बहुत सारे आरोप हैं पीड़िता के। जो एक बुनियादी सवाल है वो ये कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर जब पीड़िता पंजाब से दिल्ली आ गई है, उम्मीद करें कि न्याय मिल पाएगा, संघर्ष सफल हो पाएगा, मुकाम तक पहुंच पाएगा? प्रियांक जी।
देखिए, मैं आपको इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि हमको किसी एक्टिविस्ट ग्रुप ने इस मामले में एक शिकायत की थी। जी। पीड़िता से तस्दीक की जा सकती है कि अभी तक पीड़िता की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। हाउएवर, हमको जानकारी मिलते से ही हमने इसमें नोटिस किया है। हमने पंजाब सरकार को नोटिस करके बोला है कि यदि घटना के समय बच्ची नाबालिग थी तो पॉक्सो के सेक्शंस इन्वोक होना ही चाहिए और पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार के रिप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला या टाइम बाउंड रिप्लाई नहीं मिला, तब हम अगली कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन ये तय मानिए कि इस पास्टर बजिंदर को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंक जी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो काम किस तरीके से करता है? अगर पीड़िता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपके आयोग से, तो फंक्शनिंग किस तरीके की होती है? आपने नोटिस दिया, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आगे क्या? देखिए, हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जांच पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के अधीन करिए। उनका रिप्लाई आने दीजिए, तब तक पेशेंस रखिए। एक बार रिप्लाई आने के बाद उसको जब एनालाइज करेंगे और जहां आगे कार्रवाई की जिस प्रकार की विधिक जरूरत पड़ेगी, तो कानून के दायरे में रहकर पीड़िता की पूरी मदद इंश्योर की जाएगी। प्रियंक कानून को जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी पंजाब सरकार की तरफ से वो उसी के तहत एक्शन लेंगे। सुषमा जी, अब बेटी जो पीड़िता है यहाँ पर, जिसको आप बेटी कह रही हैं, उसके मन में अभी भी कसक है, उसके मन में अभी भी दर्द है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो इंसाफ की लड़ाई है वो अधूरी है, क्योंकि जो उसकी मांग है अपनी एफआईआर से जुड़ी वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। उल्टा पीड़िता की डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ घालमेल किया जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि पीड़िता का जो दर्द है वो पीड़िता की जुबानी आप सुनिए, और उसके बाद क्या ऑप्शंस बचते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वो आप गाइड कीजिए पीड़िता को। क्या क्या आपकी शिकायतें हैं अभी? सर, पहला तो यही मेन सबसे बड़ी बात कि पॉस्को ऐड किया ही नहीं गया। और इवन आज जब हम नेशनल वुमेन कमीशन के ऑफिस में गए थे और वहाँ पे जब हम मैम से मिले, तो वहाँ पे जाके ये चीज़ हुई कि जो मेरी एफआईआर है उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है। मेरा डेट ऑफ बर्थ पहले बाद का है, उन्होंने पहले लिख दिया कि मेरी उम्र को उन्होंने 24-25 साल बता दिया था। तो इस चीज़ से साफ क्लियर यही होता है कि प्रशासन भी साथ में है, जो पॉस्को लगने नहीं दे रहा उन पर। ठीक है सुषमा जी, पीड़िता कह रही है आपसे कि जब मेरे साथ शोषण हुआ तब मैं 18 साल से कम उम्र की थी। क्या आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, मैं 2-3 बिंदु पर पहले आती हूँ अनुराग जी, उसको मैं सिलसिलेवार बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ये आई ओपनर ऑकरेंस है। सभी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जो लोग भी जहां रहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों से जो धर्मावलंबियां हैं, जो धर्म के नाम पर बच्चियों का शोषण करते चले आ रहे हैं, और ये मैं एक धर्म की बात नहीं कर रही हूं, ये हर धर्म में ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्होंने बच्चों को मसला है, कुचला है और बच्चों के जीवन को बर्बाद किया है। बच्चियों को, पहली चीज, माता पिता को जाग जाना चाहिए कि वो स्वयं जहां जा रहे हैं अपने बच्चियों को कहां धकेल रहे हैं। बच्चियों के चेहरे के भावों को पहले पढ़ना सीखे कि वो डरा हुआ है, कुछ कहना भी चाह रहा है या नहीं कहना चाह रहा। प्रोफेसर कक्कड़, ये जो मानसिक स्थिति है, कितने ट्रॉमा में ये पीड़िता रही होगी, मैं भी समझ रहा हूँ, और आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से इसको समझा सकते हैं। आपने देखिए जो इनसे पूछा, अब आप उस टाइम ये माइनर थी। अब माइनर इतनी गलेबल एज होती है, उनको थोड़ा सा भी डरा दिया जाए तो वो बच्चा डर जाएगा। बिल्कुल। जो स्टेज में बच्ची थी
उस स्टेज में हम लोग के लिए आज ये बात करना बड़ा आसान है कि भी उस टाइम क्यों नहीं बता दिया क्या, बट उस टाइम जिस तरह से इनको डराया जाता है बड़े सटल तरीके से, आराम से और हर तरीके से, तो साइकोलॉजिकली इनको ऐसे हाईजैक कर दिया जाता है कि इन लोग के पास ऑप्शन बचता नहीं है। एडवोकेट कपूर, पीड़िता बार बार रो रो कर कह रही है कि भाई जब मेरे साथ पहली बार यौन शोषण हुआ मैं नाबालिग थी, एफआईआर में पॉक्सो का जिक्र क्यों नहीं है? होता क्या है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि जो कुछ भी रिकॉर्ड किया जा रहा है एफआईआर में वो कंप्लेंट के हिसाब से ठीक ही हो रहा है, बट अगर एफआईआर में कोई एरर है तो वो करेक्ट किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर है। आप एमएम के सामने एप्लीकेशन लगाएं, वो पुलिस को नोटिस करेंगे और डेट चेंज होगी, उसमें कोई एडिशंस होनी है तो वो भी होंगी, तो वो करवाने का हमें इनफैक्ट प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए अगर ऐसा है, और लीगली प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए ताकि सब कुछ कोर्ट रिकॉर्ड पे राइटिंग में आ जाए अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सुषमा जी, आप सुन पा रही हैं? आप हाँ, मैं सुन पा रही जी, आपने जो बात कही थी पीड़िता ने उसका जवाब दिया था। तब पीड़िता ने कहा था कि मुझे धमकाया गया था, मुझसे ये कहा गया था कि अगर तुम्हारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस भी दिखे ऐसे कि तुम्हारे साथ कुछ असामान्य है तो हम तुम्हारे परिवार वालों को खत्म कर देंगे, उनकी जान ले लेंगे। मैं डरी हुई थी, मैं सहमी हुई थी, मैं नहीं बता पाई अपने घर वालों को। लेकिन जो दूसरी बात थी जो आपकी अधूरी रह गई थी, माफ कीजिएगा, पॉक्सो से जुड़ी, पीड़िता लगातार ये सवाल कर रही है कि साहब एफआईआर में पॉक्सो का जिक्र क्यों नहीं है? सुषमा जी। देखिए, पॉक्सो की बात जैसे मैं कह रही हूँ, बच्चियों को जिसके साथ भी किसी तरह की कोई घटना घटती है उसको पूर्ण अधिकार होता है कि पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से वो केस दर्ज करा सकती है। तो अगर पंजाब सरकार उसके केस को हल्का कर रही है या फिर जो कल्प्रिट है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि पूर्ण रूपेण यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो बच्ची को मैं आग्रह करूंगी कि बेटा थोड़ी हिम्मत कर लो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी हो जाएगा। तुम दिल्ली में आकर के और वहां पर अपने केस को तुम दर्ज करा सकती हो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। और मैं रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करूंगी कि पहले तो दिल्ली एम्स में इस बच्ची का पूर्णतः ट्रीटमेंट करा दे। अपने अगर कदम बढ़ाती हैं तो इनका इलाज बहुत आसानी से इस बच्ची का हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज, इसका एक्चुअल जो एज है, उसके पास अगर बच्ची के पास कोई भी पढ़ाई का भी किसी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट्स है, उसको वो दिल्ली में जाकर के डीजीपी से जाकर के मिल करके वहां पर केस दर्ज करा सकती हैं। वो किसी भी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो डीजीपी के यहाँ जा सकती हैं और वहां अपने एप्लीकेशंस को दे सकती हैं। और एप्लीकेशंस को देने के बाद वहां पर पॉक्सो एक्ट को बिल्कुल लगना पड़ेगा। और अगर लग जाता है तो वो कल्प्रिट जो आज अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे सरकार की छत्र छाया में बैठा हुआ है, उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। जो बात सुषमा जी ने कही अभी कि आप दिल्ली में अपना इलाज कराएं, दिल्ली में एफआईआर कराएं, इंसाफ मिलेगा। इस वक्त चूंकि आपने कहा था पहले कि अब सवाल मेरी बेटी का है, उसको बचाने का है, इसलिए मैं आगे आई हूँ। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्राथमिकता क्या है? खुद का इलाज, खुद को ठीक कराना या इंसाफ पाना? सर, मेरा पहली प्रायोरिटी इंसाफ पाना ही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन हुई है इसी वजह से तो हुई है, इन्हीं बातों की वजह से। मुझे अगर इंसाफ मिलेगा मे बी मैं इस चीज़ से निकल भी सकूं। आप मतलब हर आदमी पहले अपनी सेहत के बारे में सोचता है, आप कह रही हैं मेरा इलाज बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मुझे इंसाफ चाहिए। क्योंकि सर वो ट्रॉमा तब तक निकलेगा ही नहीं जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, मेरे लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है, इवन मेरे लिए नहीं, ऐसी और भी लड़कियों के लिए जो इस ट्रॉमा से जूझ रही हैं। जब इंसाफ मिलेगा सर, वो चीज़ें खुद ब खुद निकलनी शुरू होंगी कि नहीं, ऐसे लोगों का इंसाफ होता है और होगा। पर आपने जी एक सेकंड में आऊंगा। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनुराग जी, मैं कहना चाह रही हूँ, मैं इस बच्ची की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बड़ी बात आपने कही है इंसानियत के नाते जी। और क्योंकि वहां की महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस बच्ची का न्याय
त्वरित गति से होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा जो बात सुषमा जी यहाँ पर कह रही हैं, लेकिन एडवोकेट कपूर, ये एक ऑप्शन हो सकता है पीड़िता के पास कि दिल्ली में एफआईआर कराएं, पॉक्सो के तहत एफआईआर कराएं, एक्शन होगा उस पर? अगर एफआईआर ऑलरेडी पंजाब में रजिस्टर्ड है तो इंटरस्टेट ट्रांसफर की जो पावर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ट्रायल ट्रांसफर करने की जो कंसिडरेशंस हैं वो गुजरात राइट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली एस्टैब्लिश करे हैं, उसमें गाइडलाइंस हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नई एफआईआर नहीं करा सकते, सर्वोच्च अदालत से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद पंजाब की एफआईआर दिल्ली में ट्रांसफर होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक विकल्प है। लेकिन इस बीच पीड़िता जो सुषमा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीड़िता, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है आप पर क्या कुछ बीती है, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? सर, मेरे साथ जो चीज़ें हुई सर वो मैं बता भी चुकी हूँ और बार बार यही है, मेरा यही कहना है कि सर सारे जो एविडेंस है मैं दे चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैं अपनी ओर से पेश कर चुकी हूँ। इवन मेरे साथ ये चीज़ें हुई पर इस आदमी को सर, प्रॉफिट बिजेंदर को अभी तक इसका कोई पूछताछ नहीं की गई, बुलाया नहीं गया, इनसे कुछ पूछा नहीं गया। मेरा यही है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि सर इसके रिलेटेड सर मेरा उम्मीद रही नहीं थी पंजाब सरकार से। सर मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो चुकी थी और उसके बाद जब आज मैं नेशनल वुमेन कमीशन के वहाँ से मिली, वहाँ पर मैम से बात करी, तो मुझ में फिर से एक नई होप आई है कि मेरी हेल्प ज़रूर होगी और मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन डर नहीं लगता कभी रात को सोते वक्त, किसी भी वक्त की ये मैंने अब बहुत बड़ी एक लड़ाई की शुरुआत कर दी है? सर डर 24 घंटे ये डर रहता है, पर सर बात जब बच्चे पे आ जाए सर तो खुद का डर थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि सर अपने साथ जो चीज़ें हुई वो सह लिया, बच्चे पे चीज़ें नहीं सह सकती। बच्ची तो बहुत छोटी है अभी आप। सर यही तो बात है सर, अभी वो इनको इतना भी शर्म नहीं आई कि वो छोटी सी बच्ची को ये कहा गया कि हम इसको मरवा देंगे, बिकवा देंगे। सर मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी, मैंने ये फैसला करा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो आरोप आपने लगाए हैं जल्द से जल्द उसकी जांच होगी और जो सच है वो पूरे देश के सामने आएगा, आपको इंसाफ मिलेगा। दर्शकों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो पीड़िता के दर्द को सुनें और उसके आधार पर तय करें कि इस तरीके की मिशनरी, इस तरीके के आश्रमों में जो दावे किए जाते हैं उनकी सच्चाई अपने विवेक के आधार पर पहले तय करें, उसके बाद उस आश्रम से जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। धन्यवाद।